अरे बच्चों, कक्षा 8 की गणित के अध्याय 1 प्रमेय संख्या के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने भाग 1 और 2 में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या के बारे में उनकी परिभाषा और उदाहरणों को समझा था। इसके साथ में ही समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म के बारे में भी अध्ययन किया था। भाग 2 के अंत में मैंने आपको करने के लिए एक सवाल दिया था, जो आप आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। यह मैंने आपको सरल करने के लिए दिया था। क्रम विनिमयता और साहचर्य गुणधर्म का उपयोग करते हुए आपने अपनी नोटबुक में शायद कर लिया होगा। अब मैं इसका हल है वो आपको बता देता हूँ। और अभी तक आपने इस अध्याय के पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, उसके बाद में पार्ट 3 को देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें। देखिए, इस सवाल का हल है क्रम विनिमयता और साहचर्य गुणधर्म का उपयोग करते हुए किस प्रकार से किया जाएगा। सवाल है हमारे पास 3/7 प्लस -8/21 है, उसको 3/7 के साथ में रख लेंगे। सवाल में ये जो -8/21 है वो तीसरे नंबर पे था, तो यानी हम क्रम बदल देंगे इनका। क्रम विनिमयता का उपयोग करते हुए जो -8/21 है उसको 3/7 के साथ में ऐड कर देंगे और -6/21 है उसके साथ में ऐड करेंगे 5/22 को। अब इन दो संख्याओं को अलग से अलग अलग सरल करके उसके बाद में दोबारा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इनको सरल करते हैं। इनका लघुत्तम आएगा 21। 21 में 7 का भाग देंगे, 3 आएगा। 3 को इस 3 से गुणा करेंगे, 9 आ जाएगा। प्लस का निशान ज्यों का त्यों आ जाएगा। 21 में 21 का भाग देंगे, 1 आएगा। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे। यह प्लस ज्यों का त्यों। अब इसे अगली 2 संख्याओं को सरल करेंगे लघुत्तम लेके। 11 और 22 का लघुत्तम आया 22। अब 11 का भाग इस 22 में देंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 को इस 6 से गुणा करेंगे, -6 से, तो माइनस के 12 आएंगे। यह प्लस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 22 में 22 का भाग देंगे, 1 आएगा। 1 को इस 5 से गुणा करेंगे, 5 आ जाएगा। अब जो पहली संख्याओं को हमने सरल किया था, 9 में -8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और बट्टा के 21 हैं वो ज्यों के त्यों आ जाएंगे। 1/21 इसको सरल करने पर आएगा। अगली जो कोष्टक है उसको हम सरल करेंगे तो माइनस के 12 हैं और प्लस के 5 हैं। उनमें से 5 को घटा देंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। 22 ज्यों के त्यों आ जाएंगे। अब 21 और 22 का पुनः लघुत्तम लेंगे और इनको सरल करेंगे। 21 और 22 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 462। आप अपनी रफ कॉपी में हैं 21 और 22 के लघुत्तम है, निकाल करके देख लीजिए। 462 आएगा। अब इस 462 में 21 का भाग देंगे तो 22 आएगा। 22 को 1 से गुणा करेंगे, 22 आ जाएगा। और इस प्लस और माइनस को यहाँ इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो निशान माइनस का आ जाएगा। अब 22 का भाग जब 462 में देंगे तो 21 आएगा और 21 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 147। अब माइनस के 147 है, बड़ी संख्या है, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो माइनस का बचेगा। 147 में से हम 22 को कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा शेष 125। तो इस तरह से हम क्रम विनिमयता और साहचर्य गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सरल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के 125/462। देखिए, क्रम विनिमयता और साहचर्य गुणधर्म का प्रयोग करके हम
किसी भी सवाल को सरल करते हैं तो उसको सरल करने में हमें आसानी हो जाती है। इसलिए क्रम विनिमयता और सहचर्य गुणधर्म है वो बनाया गया है। अगर इसी सवाल को हम चारों संख्याओं का 7, 21, 11 और 22 का लघुत्तम लेके करते तो 462 आता। अब 462 में 7 का भाग देते, 21 का भाग देते, 11 का भाग देते और 22 का भाग देते तो हमें बड़ी जटिलता का सामना करना पड़ता। और जब हमने सहचर्य और क्रम विनिमय गुणधर्म को प्रयोग करके इनका अलग अलग जोड़े बना करके हमने अलग अलग इसको सरल किया तो हमें आसानी, सवाल को हल करने में आसानी हुई। इसलिए क्रम विनिमयता और सहचर्य गुणधर्मों की सहायता से परिकलन करने में आसानी होती है। अब देखिए, ये तो थे योग और व्यवकलन से संबंधित सवाल। अब क्रम विनिमयता और सहचर्य गुणधर्म का प्रयोग करते हुए ही हम इस एक गुणा के सवाल को भी सरल करते हैं। ये एक सवाल दिया गया है, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। क्रम विनिमयता और सहचर्य गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हमें सरल करना है। अब इनका क्रम है वो इस तरह से चेंज करना है कि हम किसी भी संख्याओं को यदि आपस में किसी संख्या के द्वारा डिवाइड करें तो वो डिवाइड करने में हमें आसानी हो। तो देखिए, -4/5 है जो पहली संख्या है, उसके साथ में हम 15/16 को रख लेंगे। 15/16 क्यों रखें? क्योंकि 4 से है वो 16 डिवाइड हो जाएगा और 5 से है वो 15 डिवाइड हो जाएगा। ये आपस में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हमने 15/16 है उसको -4/5 के पास में रख लिया। अब ये 3/7 है, उसके साथ में हम रख लेंगे -14/9 को। तो देखिए, 7 है वो इस 14 से कैंसिल हो जाएगा और 3 है वो इसे 9 से कैंसिल है, 9 है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी थोड़ी देर सवाल को समझ करके उसके बाद में इनका क्रम है वो एक दूसरे के साथ में चेंज करना है। अब देखिए, इस सवाल में हमने इनको क्रम बदल करके इस तरह लिख लिया। अब 5 है उसको 15 को 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 × 15 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ऊपर 3 और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे और नीचे 4 एकम 4 आ जाएगा। इसी तरह से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर माइनस के 2 आ गए, 3 एकम 3 और 3 × 9। तो ऊपर 1 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस के 2 आ जाएगा और नीचे 3 एकम 3। अब ये 3 है वो पुनः इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा -1। ये 2 है, ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर आ जाएगा 1। तो ऊपर हमारे पास बचा -1 गुणा -1 और नीचे बचा 2। जब -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा और नीचे बचा हुआ 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2। यानी इस तरह से क्रम विनिमय और सहचर्य गुणधर्म का प्रयोग करके हम सवाल को सरल करते हैं तो बड़ी ही आसानी से हमारे पास फटाफट आंसर आ जाता है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है और हमेशा इनको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो अबसद के प्रश्न आते हैं वो सीधे इसी में से आ जाते हैं या 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो थ्योरी टाइप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ये जो लिखी हुई है, प्रमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक होता है। इस लाइन को आपको ज्यों की त्यों रट लेनी है, ये एक तरह का फैक्ट है। अब हमें सबसे पहले तत्समक को समझना है। तत्समक क्या होता है? तत्समक है, इसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, तत् प्लस समक। तत् यानी उसी के और समक यानी समान, उसी के समान। अब उसी के समान किस तरह से? देखिए, गणित में तत्समक है वो 2 होते हैं। एक होता है योज्य तत्समक। योज्य का मतलब योग, यानी हम किन्हीं 2 संख्याओं का योग करते हैं तो वही संख्या आ जाए तो उसे कहते हैं तत्समक, योज्य तत्समक। और गुणन तत्समक का मतलब होता है कि हम किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करें तो
उसी के समान संख्या आ जाए तो वो होता है गुणक तत्समक। देखिए उदाहरण के द्वारा हम इनको समझते हैं। सबसे पहले योज्य तत्समक, जैसे 2 है उसमें 0 को जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, आंसर 2, यानी 2 के समान ही आंसर आ गया। 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास में क्या आ गया, 2 आ गया। ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अगर हम पूर्ण संख्याओं को 0 के साथ में जोड़ेंगे तो जिस पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे 0 में तो वही पूर्ण संख्या आएगी। तो यह हो गया योज्य तत्समक, पूर्ण संख्या के लिए योज्य तत्समक। अब पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक। -5 है उसमें 0 को जोड़ेंगे आंसर -5 आएंगे, और 0 में -5 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास आंसर -5 आएगा। यह है पूर्णांक संख्याओं के लिए तत्समक। अब देखते हैं प्रमेय संख्याओं के लिए। प्रमेय संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में जो लिखी जाती हैं और जिसमें Q का मान 0 नहीं हो। तो यहाँ एक प्रमेय संख्या है -2/7, इसमें 0 को जोड़ेंगे तो इसी के समान ये आंसर आ जाएगा -2/7। और 0 में अगर -2/7 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा -2/7। तो आपको याद रखना यह है कि योज्य तत्समक 0 होता है। योज्य तत्समक क्या होता है, 0। और योज्य तत्समक के साथ किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा फैक्ट जो आपको नोट करना है अपनी कॉपी में और याद रखना है। प्रमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। योज्य तत्समक तो होता है 0, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और गुणात्मक तत्समक होता है 1। एक पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक कहलाता है। प्रमेय संख्याओं के लिए तो है ही, साथ में पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं हैं उनके लिए भी गुणात्मक तत्समक 1 होता है। देखिए 1 को किसी भी संख्या से, चाहे वो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है या प्रमेय संख्या है, उसके साथ में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे 5 एक पूर्ण संख्या है, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और चाहे 1 को 5 से गुणा करें तो भी 5 आएगा। इसी तरह से पूर्णांक संख्या -3 ली, उसको 1 से गुणा करेंगे तो आंसर -3 आएगा। और इसी तरह से 1 को यदि -3 से गुणा करेंगे तो भी आंसर -3 आएगा। अब प्रमेय संख्या लेते हैं 3/8, इसको यदि 1 से गुणा करेंगे तो 3/8 आएगा, और 1 को यदि 3/8 से गुणा करते हैं तो भी 3/8 आता है। आपको ध्यान ये रखना है कि गुणात्मक गुणन तत्समक 1 होता है और योज्य तत्समक 0 होता है। गुणन तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि योज्य तत्समक 0 होता है और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा है, उसको समझ लीजिए। वे 2 संख्याएं जिनका योग 0 हो, वे दोनों संख्याएं आपस में योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम -2 और -2 का योज्य प्रतिलोम 2, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरह से योज्य प्रतिलोम है, इसकी जांच करेंगे। तो यानी वे 2 संख्याएं जिनका योग 0 हो जाए तो 2 में यदि -2 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 2 धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है, तो ये आपस में, यानी जो धनात्मक संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होगी, और जो ऋणात्मक संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होगी। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस, और उन दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से प्रमेय संख्या है, उसके लिए भी योज्य प्रतिलोम देख लेते हैं। जैसे 2/3 एक प्रमेय संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना। आगे प्रश्नावली जो 1.1 आएगी उसमें ये सवाल दिए हुए हैं। -2/3 का योज्य प्रतिलोम, माइनस यहाँ माइनस है तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी +2/3 हो जाएंगे। अब योज्य प्रतिलोम हुए कैसे,
योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि दो संख्याओं का योग है वो शून्य होता है तो वो एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। जैसे माइनस है, यहाँ देखिए -2/3 है, उसमें प्लस के 2/3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2/3 प्लस के हैं, उसमें माइनस के जोड़ेंगे तो भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये था योज्य प्रतिलोम। अब अगला बिंदु है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। इसकी परिभाषा देखते हैं कि व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। वे दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। यानी योज्य प्रतिलोम तो वो होता है कि जिन दो संख्याओं का योग 0 होता है तो वो योज्य प्रतिलोम है, और जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है वे संख्याएं आपस में व्युत्क्रम है, यानी उल्टी। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। प्रतिलोम का मतलब भी होता है उल्टा, लेकिन यहाँ गुणा करेंगे और ऊपर योज्य प्रतिलोम में हम योग कर रहे थे। नाम से स्पष्ट है, गुणात्मक का मतलब गुणा करना है, योज्य का मतलब योग करना है, और प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता ही है। यानी गुणा दो संख्याओं का इस तरह से करें कि 1 प्राप्त हो जाए, वो हो गया व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए सबसे पहले 8/21 एक प्रमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे तो 21 है वो अंश में चला जाएगा और 8 है हर में चला जाएगा। जब 8/21 को 21/8 से गुणा करेंगे तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 आंसर आ गया। परिभाषा में ये बताया गया था कि जिन दो संख्याओं का गुणा 1 होता है गुणनफल, तो वे आपस में व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। इसी तरह से -5/7 है, उसको हम गुणा करेंगे 7/-5 से, तो -5 से -5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1/1 यानी आंसर हमारे पास 1 आया। तो ये है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं प्रमेय संख्याओं के लिए योग एवं व्यकलन पर गुणन की वितरकता। यानी योग और व्यवकलन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से करेंगे, गुणा करेंगे, लेकिन वितरकता, वितरकता का मतलब होता है बांटना, बांट करके हम गुणा करेंगे। जैसे देखिए सभी प्रमेय संख्याएं हैं वो A, B, C के लिए, यानी 3 संख्याएं हमने ले ली A, B, C। अब यदि इनको वितरकता के प्रयोग से योग और व्यवकलन हमें करना है, तो जैसे 3 संख्याएं ली, इसमें A को गुणा किया हमने, B और C को जोड़ करके A से गुणा किया। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया हमारे पास -3/4 गुणा 2/3 प्लस -5/6। अब इस -3 को एक बार गुणा करेंगे 2/3 से, और ये प्लस है वो ज्यों का त्यों यहाँ रख देंगे, फिर इस -3 को गुणा करेंगे -5/6 से, और इन दोनों कोष्टक वाली संख्याएं हैं उनको अलग अलग सरल करके हमें लिख लेंगे। जैसे 2 को 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 आएगा, 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर माइनस का 1 बच जाएगा। तो सरल करने पर हमारे पास में आया -1/2। अब जो अगला कोष्टक है उसको भी सरल कर लेते हैं। यहाँ 3 है वो इस 6 से 6 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, और ऊपर माइनस का 1 आ जाएगा। -1 को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और नीचे 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इनका दोबारा लघुत्तम लेके सरल कर लेंगे। लघुत्तम आएगा हमारे पास 2 और 8 का 8 है। अब इस 8 में 2 का भाग देंगे, 4 आएगा। 4 को इस -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, या प्लस ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ। और 8 में 8 का भाग देंगे, 1 आएगा, और 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, यानी -4 + 5 है। इसको सरल करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और बट्टा में नीचे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें वितरकता नियम से इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं।
7/5 है उसको गुणा करेंगे -3/12 से, और प्लस है 7/5 है उसको गुणा करेंगे 5/12 से, और उसके बाद में इनको जोड़ देंगे। यानी ये वितरकता नेम से कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए 7 को -3 से गुणा कर देंगे -21 आ जाएगा, और 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। अब 7 गुणा 5, यहाँ 5 है वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और नीचे 12। अब 60 और 12 का यदि हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 लघुत्तम आ जाएगा। अब इस 60 में 60 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को इस -21 से गुणा करेंगे -21 प्लस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 12 का भाग इस 60 में देंगे तो 5 आएगा, 5 को इस 7 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। माइनस के 21 हैं और 35 प्लस के हैं, तो प्लस के इसको हल करेंगे तो प्लस के 14 हमारे पास शेष बचेंगे। नीचे बटा में 14 जो है 60 है वो ज्यों के त्यों आ जाएंगे। अब इनको 2 के पाड़े से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 30, तो हमारे पास आंसर आया 7/30। अब देखिए एक सवाल है, निम्न के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यह आपको अपनी कॉपी में करने हैं। यहाँ इनका हल है वो नहीं दिया गया है, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जिन दो संख्याओं का योग 0 हो जाता है वो योज्य प्रतिलोम होती है आपस में। तो माइनस वाली संख्या है वो धनात्मक हो जाएंगी, वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी -7/19 है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन का, यानी प्लस के 7/19। अब क्यों है ये योज्य प्रतिलोम, इसकी जांच कर लेते हैं। -7/19 है, उसमें यदि प्लस के 7/19 जोड़ेंगे तो यानी बट्टा में 19 है जो का त्यों आ जाएगा, और -7 है उसमें से प्लस के 7 घटा देंगे 0 आ जाएगा। 0 में यदि 19 का भाग देंगे तो आंसर क्या आया, 0। और योज्य प्रतिलोम की परिभाषा ये होती है कि यदि जिन दो संख्याओं का योग 0 होता है तो वे आपस में योज्य प्रतिलोम होती है। तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, यानी प्लस के 7/19। इसी तरह से 21/112 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 21/112। इन दोनों का योग करेंगे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली देखते हैं 13/17, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -13/17। आगे एक संख्या दी गई है -21/31, इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो यह प्लस की हो जाएगी, +21/31, यह इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस तरह से योज्य प्रतिलोम है वो बहुत ही सिंपल है। यदि आपने परिभाषा याद कर ली है योज्य प्रतिलोम की तो आपको इस सवाल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5 है। इस सवाल को क्रम विनिमयता और वितरकता के नियम से हल करना है। यानी क्रम विनिमयता मतलब इनमें जो संख्याएं दे रखी हैं इनका क्रम चेंज करना है अपनी सुविधा के अनुसार, जिसको सरल करने में हमें आसानी रहे, इस तरह से इनका क्रम चेंज करना है। और फिर वितरकता यानी उनको एक दूसरे के साथ में रख करके बांट करके इनको सरल करना है। देखिए सबसे पहले इनका क्रम चेंज करते हैं। क्रम विनिमयता नियम का प्रयोग करते हुए 2/5 है -3/7। अब ये जो -3/7 है उसको पहले रख लेते हैं और इसके साथ में 3/5 को रख देते हैं, और -1/14 है उसको अलग निकाल देते हैं। अब देखिए इन दो को एक बार सरल कर लेंगे, और यह -1/14 है उसको अलग रहने देंगे। अब इनका वितरण करेंगे, यानी इसमें -3/7 है और इसमें भी -3/7 है। इस -3/7 को अलग निकाल लेंगे, यानी इनको कॉमन ले लेंगे। कॉमन निकाल लिया -3/7 को, यहाँ से 2/5 बच गया और यहाँ से 3/5 बच गया। इन दोनों का योग करके इससे गुणा कर देंगे तो हमें सवाल को करने में आसानी होगी। माइनस यानी ये वितरकता के नियम से
सरल कर रहे हैं हम, तो -3/7 है, इसको कॉमन निकाल देते हैं और जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है उनको लघुत्तम लेकर के सरल करते हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं का हर है वो समान है, इसलिए हर को एक बार लिख देंगे और ऊपर जो अंश वाली संख्या है उनको आपस में जोड़ देंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, नीचे भी 5 यानी 5/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। -3/7 है, उसको 1 से गुणा करेंगे तो -3/7 आ जाएंगे। अब देखिए -3/7 और जो बची हुई संख्या थी लास्ट में हमने जिसको अलग किया था -1/14, इसके साथ में रख देते हैं। अब इन दोनों की बाकी कर लेते हैं। -3/7 है, माइनस इसमें से कर देंगे 1/14, दोनों के लघुत्तम लेंगे तो 14 आएगा। 14 में 7 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को इस -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -6 और ये माइनस का निशान ज्यों का त्यों आ जाएगा। 14 14 भाग देंगे 1 आएगा और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 यानी -6 और -1 इनका योग करेंगे -7 आएगा और बट्टा में 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास हल क्या आएगा इसका, -1/2 ये आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह से क्रम विनिमयता और वितरकता के नियमों का प्रयोग करते हुए हम सवालों को सरल करेंगे तो बड़ी ही आसानी से हमारे पास में आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए मैंने आज के इस भाग में कुछ ही सवालों को लिया है। इसमें केवल आपको याद रखने वाली जो बातें हैं, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और जो सवाल बताए गए हैं उनको भी कॉपी में नोट कर लेना है। वीडियो के अगले पार्ट में हमें अध्याय के अगले पार्ट में हमें प्रश्नावली 1.1 को सरल करेंगे और 1.1 में जो सवाल बताए गए हैं वो अब तक के 3 पार्टों में हमने जो अध्ययन किया है उसी से संबंधित हैं। इसका वीडियो का भाग 4 आने से पहले आपको अपनी कॉपी में प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल कर लेना है और उसमें से जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दें, इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उन सवालों को उस वीडियो में सबसे पहले ले लूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।